सप्ताह से तीसरा सप्ताह है। हमारे साथ में हीलिंग के एक्सपर्ट और गुरु अमित वर्मा जी आपसे रूबरू होकर के आपके सवालों का जवाब देते हैं। कई पत्र हमें आ चुके हैं जो सर से मिलना चाहते हैं। सर, पहले तो आपको नमस्कार करते हैं, आपको स्वागत करते हैं। आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद जी। तो कई पत्र आए सर, कई ईमेल आए हैं जो आपके जो आपके उपाय जो आप बताते हैं उससे संतुष्ट है, वो आपसे मिलने की इच्छुक जानते हैं। क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं सर। आज का विषय जो हमारा है वो है टेंशन, तनाव, चिंता। जीवन बहुत तनावग्रस्त है। जीवन में काफी उतार चढ़ाव हर किसी के साथ में है और हर कोई अनुभव करता है। हर क्षण, हर पल एक तनाव कभी बिजनेस को लेकर होता है, कभी पढ़ाई, बच्चे अगर हैं तो पढ़ाई के लेकर है, एग्जाम को चिंता के लेकर चिंता है, उनके भविष्य को लेकर चिंता है। कोई नौकरी पेशा है तो उसको अपनी नौकरी की चिंता है, उसका प्रमोशन कब होगा। ये तमाम किसी तनाव है। बिल्कुल। और बूढ़े बुजुर्ग हैं तो अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित। तो ये सब स्वास्थ्य, इस विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आप बताइए कि तनाव व्यक्ति के जीवन में आता क्यों है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और आज का विषय भी बहुत ही बेहतरीन है। तनाव जो है ये हमारी लिविंग की एक पार्ट है, किसी न किसी रीजन से आएगी। अब ये क्यों आती है इसके बारे में जानेंगे। ये चैलेंजेस ग्लोबली है, यानी कि अक्रॉस द ग्लोब ये परेशानी, पूरे विश्व में परेशानी है। तनाव बहुत तरीके से का होता है, मतलब मेनली अगर आप उसको डिवाइड करें तो अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हो। बट मेरा जो अभी तक रिसर्च रहा है, मेरा जो मानना है वो ये है कि तनाव दो तरीके के होते हैं। अच्छा। अब तनाव होता क्यों है इसको जानने से पहले तनाव के तरीके क्या है उसको जान लें। तनाव होता है एक इंटरनल, यानी कि आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, खुद से ही आदमी तनाव खुद से क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ डाउट से, है ना, खुद सोच के, या आपने कोई ऐसी गलत कदम उठाई या कोई गलत डिसीजन लिया, उस कारण से आपको तनाव हो रही है। तो जो आप ये हमारे थ्रू होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रेस। अच्छा, इंटरनल स्ट्रेस जो हमारे भीतर ही चल रही है, बहुत गहराई में। और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्ट्रेस। अब एक्सटर्नल स्ट्रेस में बाहरी एनर्जी का प्रभाव होता है। अब बाहरी एनर्जी के प्रभाव अगर मैं करूं तो अगर मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन है और वो फुलफिल नहीं हुआ तो स्ट्रेस हो गई, तो ये एक्सटर्नल स्ट्रेस हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे, और अगर समझो गलती किसी और ने की और आप ट्रैप में आ गए। आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, हाँ, सही चला रहे हैं, गलती किसी ने आके ठोक दिया, किसी ने आके, तो इस तरह से जो नुकसान हुआ उस कारण से तनाव आ गया। तो तनाव हमारे कंट्रोल में नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। चैलेंजेस आएंगे जीवन में, बट तनाव को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम उसको हील नहीं कर पाएंगे। अधिकांश तौर पे लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस हो गया, ओके ठीक है, व्यायाम शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, चलो कहीं पिकनिक में जाता, थोड़ा चेंज होगा तो तनाव कम हो जाएगा। तनाव कभी कम नहीं होगा। तनाव इस तरह से कभी कम नहीं होगी। तनाव तभी कम हो सकती है जब तनाव को आप समझेंगे, उसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या है, उसके फिजिकल सिम्टम्स क्या है, इन चीजों को आप समझेंगे तब जाके आपको पता चलेगा ये तनाव है। अदरवाइज आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी चैलेंज है अपने आप, लोग समझ नहीं पाते। सर, एक दर्शक हमसे जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर उन्होंने पूछा है, समीर सिन्हा जी है जयपुर से। वो कहते हैं विज्ञान और ज्योतिष में कौन सही है और कौन बेहतर है? देखिए, हम सभी अभी तक ना इसी डायलेमा में, मतलब समीर जी अपने सवाल का जवाब आप सुनिए, ध्यान देकर सुनिए। हम कंफ्यूज हैं इसी चीज को लेके कि अब यहाँ पे मैं जो समीर सर हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ज्ञान दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो हम बुक से पढ़ते हैं और दूसरा होता है जो आत्मज्ञान होता है। अब ये दोनों में से कौन सा अच्छा है ये आप मुझे बताइए। आत्मज्ञान अच्छा है या जो बुक में पढ़ते हैं वो अच्छा है? साइंस अभी भी बहुत कुछ चीजों का पता लगा रही है और साइंस वही चीज। उनका सवाल विज्ञान और ज्योतिष को लेकर। तो आत्मज्ञान, ज्योतिष कहाँ से आई? ज्योतिष की कोई एविडेंस नहीं है।
प्लैनेट की कोई एविडेंस नहीं है क्या? 12 जो 9 ग्रह है, 9 ग्रह पे जाके देखा उसकी मूवमेंट क्या है? नहीं, कोई नहीं तो जानता। अपने आप में साइंस ही है वो विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान। ये जो एल्गोरिदम है, जो चक्र लगाती है, प्लैनेट जो चक्र लगाती है, ये क्या है? विज्ञान। ज्योतिष है कि विज्ञान है? तो ज्योतिष और विज्ञान दोनों एक ही है। बगैर विज्ञान का ज्योतिष ही नहीं, अब बगैर ज्योतिष का विज्ञान ही नहीं। अब उसके मूवमेंट को रीड करके, अब जैसे बताइए, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा उनको। सनराइज होता है मॉर्निंग में, हाँ, सनराइज के टाइम में विटामिन डी सन से निकलती है। सबको पता है कि विटामिन डी अगर आपको चाहिए तो उसका कोई दुनिया में अभी आज तक सप्लीमेंट नहीं बना है, और अगर बना भी है तो उतना प्रभावशाली नहीं है। छोटे बच्चे को जब नवजात शिशु होती है, जन्म होता है, तो उसको डॉक्टर भी बोलते हैं कि 5 मिनट के लिए मॉर्निंग सन का जो है ना, हाँ, उसको मालिश करके मालिश धूप में रखें, कुछ नहीं करना है, ओपन पूरी कपड़े उतार के उनको सन के सामने रख दो, विटामिन डी मिलेगी। विटामिन डी मिल जाएगी। दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। अब वही धूप, वही सन की जब मूवमेंट चेंज होती है दोपहर के टाइम में, कुछ और एनर्जी होती है। बिल्कुल। वही शाम इवनिंग सनसेट के टाइम में सन मून, सन का ही जो रिफ्लेक्ट है वो मून है जी। मून का प्रभाव कुछ और आता है। तो इसी ग्रह का प्रभाव जो हमारे जीवन में हम ये देख रहे हैं, तो ये साइंस है कि ज्योतिष है? विज्ञान, अर्थात ये क्या है? विज्ञान और ज्योतिष, ज्योतिष से विज्ञान, विज्ञान से ज्योतिष अपने आप में बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। और आज के तारीख में मैं कहना चाहूंगा, मैं भी ज्योतिषी पे बिलीव करता हूं, बट वैसे ज्योतिषी पे जिन्होंने इसकी डीप रिसर्च करी है और उनको अच्छा अध्ययन है। और आज के तारीख में मॉडर्न युग में जो भी अकल्ट प्रोफेशनल है, अकल्ट साइंस के, यानी कि आप ज्योतिषी कह लो या अंक ज्योतिष कह लो, जो भी है, अधिकांश अपने बिजनेस को चलाने में लगे। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। वो कल्याण छोड़ दीजिए, उनके अंदर जो गुण आई है, वो जो डाइवर्जन हुआ है, वो कैसे हुआ? जैसे मैं जॉब करता था, मैं किसी कंपनी में जनरल मैनेजर था, और जनरल मैनेजर सडनली स्विच करना, इस अध्यात्म में आना, स्पिरिचुअलिटी में आना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है प्रोफेशन। दो नाव हुए, बहुत ही अलग है वो। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, छोटे से नाव में जब आप बड़े गए, मैं कभी भी नहीं सोचा था कि जीवन में इस तरह से टर्निंग पॉइंट आ सकती है। तो मैं यही उनको कहना चाहूंगा सर को कि कुछ गलत नहीं होता और कोई सत्य असत्य नहीं है जी। हमारा ये परसेप्शन है, किसी के लिए सत्य हो सकता है, किसी के लिए असत्य हो सकता है। तो ज्योतिष वैसे जो अपने पैसे के लिए दूसरे को मिसगाइड करते हैं, वो सत्य हो सकता है। ग्रह का प्रभाव, अब ज्योतिषी में मैं सहमत करता हूं इस बात से, जैसे लोगों को डराने के लिए कहा जाता है, 7.5 है, ढैया है, शनि का प्रभाव है, मंगल भारी है, ये सब सिर्फ और सिर्फ फियर क्रिएट करने के लिए होता है कि अगर नहीं कहेंगे तो आप उस पर बिलीव नहीं करेंगे। और लोग डर के कारण जो है ना, कोई कदम उठाता है, यानी किसी प्रोफेशनल से अगर जुड़ना हो, और मेरी एथिक्स स्टार्टिंग से रही है डराना नहीं है, डर को भगाना है। जबकि वर्तमान में सब दुनिया डरी हुई है और डर का ही बिजनेस कर रहे हैं। डर के मारे ही मैं इस फील्ड में आया। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे से जो लोग जुड़ रहे हैं, जितने लोगों से मैं जुड़ रहा हूँ, उनके डर के ऊपर से पर्दा हटा दे, लेयर हटा दे कि फियर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर्स। तो संजय सिन्हा जी, आप लगता है जो सर ने बताया, अगर उससे आप संतुष्ट है तो अपना फीडबैक हमें दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। और इसके ही रिलेटेड एक और दर्शक जुड़े हैं जो आपके ज्योतिष को लेकर के उन्होंने सवाल किया है कि एक ही स्थान पे, समझ लीजिए एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 2 बच्चे जन्म लिए और एक ही समय लिए, जो उनका टाइम ऑफ बर्थ भी एक है, लेकिन दोनों के भाग्य अलग अलग कैसे हो जाते? ये सवाल है संजीव जी का मुंबई से। एक बहुत अच्छा संजीव जी, मैं बताना चाहूंगा कि सोल की अपनी जर्नी होती है। आप जो सोच रहे हैं कि किसी का जन्म हो गया, ना तो मैं जन्म दे सकता हूं, ना कोई जन्म ले सकता है, ये प्री डेस्टिनी है। यानी कि सोल की कहाँ, किस घर में, किस जगह जन्म होनी है, किस टाइम में जन्म होनी है, ये प्री डेस्टिनी है। आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी भी चल रहा है, पर टेस्ट ट्यूब बेबी में भी जब डिलीवरी कराने जाते हैं तो वो भी जो आपको टेंटेटिव टाइम देते हैं कि इस डेट से इस डेट में, ये भी उनके कंट्रोल में नहीं है कि हम इस डेट को ही बच्चे को बाहर निकालें। ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी कि उससे पहले या उसके बाद करना पड़ेगा प्रोसेस। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसकी पूरी की पूरी कंट्रोल मैं कहूंगा सुप्रीम पावर जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं उसके ऊपर है।
क्योंकि सोल को किसी ने देखा नहीं। बिल्कुल। तो सोल जो कहीं हमारे शरीर के अंदर, वही मैं कह रहा हूँ 3D, एक शॉर्ट हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। 3D हीलिंग, 3D हीलिंग क्या होती है? 3 डायमेंशन मिला के हम एक कॉम्बिनेशन है, हमारा सिंगल कोई डायमेंशन नहीं है। तो सिर्फ सोल नहीं है, इनविजिबल जो है सोल है जिस पे बिलीव करते हैं। तो इस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं, इससे आप मतलब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अब हर सोल की जो जर्नी होती है, जर्नी के कारण जन्म होता है। अब सोल की अपनी मेमोरी है, सोल का अपना कर्मा है, हाँ, है ना। तो वो कर्मा को हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस अर्थ पे जन्म होती है। अगर कर्मा हील हो जाएगा सारा का सारा मैक्सिमम, उसके बाद जैसे हमारे शरीर में 8 चक्र है, तो 7 चक्र के बाद एक होता है सोल स्टार चक्र। तो जितने स्पिरिचुअल गुरु हैं उनकी कॉन्शियसनेस लेवल, यानी कि कह लें कि उनकी ऑरा जो होती है इतनी हाई होती है अपने आप में कि 7 चक्र लगभग उनके बैलेंस रहते हैं, है ना। तो 7 चक्र को बैलेंस करने के लिए जो चाहिए सोल को, वो हो चुकी है, यानी कि उनका अभी कोई कर्मा बाकी नहीं बचा है। तब जाके वो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं और सन्यासी बनते हैं, तब जाके उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही सन्यासी जब अपने साधना से, जिसको समाधि कहते हैं, अब हम आप में वो कैपेसिटी है क्या समाधि कर सके? अब बैठ जाओ, घंटी बजा के या घंटों भर बैठ जाओ, भीड़ लगा के, या जो भी प्रोसीजर है यूट्यूब पे देख कर सकते हैं क्या? ये साधना है। तो ये सोल की जो जर्नी है, ये सोल की अपनी जर्नी इसलिए आती है अर्थ पे क्योंकि वो अपने अकाउंट को बैलेंस करे। अब ये तो बता दे, एक ही डेट एक ही टाइम पे ट्विंस जो होता है, कुछ ही सेकंड का फर्क होता है ट्विंस। तो ट्विंस में प्रभाव क्यों होता है? अलग अलग होता है नेचर, दोनों जुड़वा है जी। चाहे भले आप कुछ भी कह लो, कुछ सेकंड का या कुछ मिनट का अंतर होगा, तो उस मिनट में क्या प्लैनेटरी इंपैक्ट आएगी। जो एक बच्चे अलग होंगे, राम होंगे, तो दूसरे रहीम बन जाएंगे। होता है कि नहीं? जी जी। एक अगर अलग अलग क्यों होता है? भाग्य। आता हूँ, बताता हूँ जी। एक तो सोल की मेमोरी होती है, समझ लीजिए आप देख रहे हैं जिस रूप में बच्चे को अपने किसी माँ बाप के, अगर माँ के पेट से जन्म लेता है तो माँ बाप उसको अपना बच्चा मानता है। ये अपना है ही नहीं, यही तो सबसे बड़ी भ्रम है जी। वो तो सोल अपनी अकाउंट अपनी क्लियर करने के लिए आया है। तो हर सोल की जो इंडिविजुअल अकाउंट है जी, उस कारण से ये प्रभाव होता है, और उसी कारण से उसी पर्टिकुलर ग्रह में, उसी पर्टिकुलर टाइम में उसका जन्म होता है। तो मैं यहाँ कुल मिला के कहूंगा कि जो कार्मिक है, जो कर्मा है, उसको हील करने के लिए सोल की जन्म होती है। कुल मिला के आपका कहें जो सरल लैंग्वेज में बोले कि पूर्व जन्म के जो कर्मा है, इस जन्म में जो भोगना है, उसका असर पड़ता है जन्म के समय पर और भाग्य पर। जन्मों जन्म के जो कर्मा है, जन्मों जन्म के महाभारत में आपने देखा होगा, भीष्म पितामह जी जब बो एंड एरो, जब उनको एरो लगा था, एरो के बेड पे जब वो लेटे थे जी, और उनको तो इच्छा मृत्यु थी, उन्होंने अपना कर्मा देख लिया कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं जबकि इच्छा मृत्यु है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, तो मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ, किस कारण से? तो उन्होंने अपना कर्मा देखा, और कर्मा देखने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि किसी न किसी बात का ये कर्मा है जी। जब उनको एग्जैक्टली नहीं मालूम पड़ा, तब वो श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस शरीर को त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है कि ऐसी स्थिति में मैं क्यों हूँ। अच्छा, इस स्थिति में पहुंचने का कारण क्या कारण? तब श्री कृष्ण भगवान ने उनके अपने दिव्य दृष्टि से उनको उनका ही कर्मा बताया कि एक समय जब आप राजा थे, रास्ते से चल रहे थे, सांप आपके रास्ते में आया, तो आपने अपने अस्त्र से उस सांप को उठा के फेंक दी, और जाके वो नागफेनी के कांटे पे अटक गया। काटो अपने रास्ता साफ करने के लिए, इंटेंशन आपका गलत नहीं था, लेकिन यहाँ कर्मा क्रिएट हो गया। आप चाहते न चाहते हुए आपने जो फेंका, आपने अपना रास्ता से हटा दिया उसको, वो जाके नागफेनी के कांटे पे गिरा, और 7 दिन तक वो जीवित रहा सांप, कराहते रहा, दर्द से आप भी करा रहे। 7वां दिन आज आपका है। तो जो सांप के साथ हुआ था वही आपके साथ हुआ। वो कर्म अब सामने आए हैं ताकि आप बाढ़ से सोए हुए जी। तो ये कुल मिला के संजीव जी आप सहमत होंगे इससे? आप अपना कमेंट हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, और बाकी जो दर्शक जुड़े हुए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर
8976254787 पर हमें व्हाट्सएप करें या आप कॉल भी कर सकते हैं। इस दौरान हमारा कॉल चालू है, आप उससे कॉल भी कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपका जवाब देंगे वो। या नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ। आपको कुछ सुझाव चाहिए, आप चाहते हैं कि किसी ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हम डिस्कस करें, चर्चा करें और आप तक सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, तो आप हमें कमेंट के द्वारा भी चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। जी सर, मेरा प्रश्न ज्योतिष को लेकर था। ज्योतिष ये सिन्हा जी ने कहा है, मेरा प्रश्न ज्योतिष को लेकर था, ज्योतिषी के लिए नहीं। डर तो हमें डॉक्टर भी दिखाते हैं, ये उनका सवाल था। अब उसका क्या पूछा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ। अब इनका प्रश्न ये है कि मेरा प्रश्न ज्योतिषी को लेके था। हाँ। ज्योतिष को नहीं। अच्छा, ज्योतिषी यानी कि एस्ट्रोलॉजर जो विद्या है उसको लेके था। हाँ, जी। बिल्कुल सही है, क्लियर है। बहुत सारे ऐसे मन में होंगे, मेरे मन में भी है, बहुत सारी ऐसी विचारें आती हैं और यही तो जर्नी है। सीकर्स हैं हम ढूंढते रहते हैं, हम हर चीज में उसका तत्व डीप में जाना चाहते हैं, जबकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमारी जो शो है, मैं उनसे बताना चाहूंगा, हमारी जो शो है वो है कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस। अगर आपको ज्योतिष और ज्योतिषी से लेके प्रॉब्लम है तो शायद मैं कहूंगा कि ये सही समय नहीं होगा, उचित समय नहीं होगा। आप अगर प्रोफेशनली हमारी जो फीस है दे के आएंगे तो हम आपकी इसमें डीप क्लैरिटी आपको दे पाऊंगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है कि आपकी समस्या है मेरा समाधान। मेरी जितनी नॉलेज है मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस नॉलेज के द्वारा हम उस जोन से आपको बाहर निकालें। सर, तो हम वापस आते हैं तनाव के ऊपर। जी। तो व्यक्ति, आप देखते हो सर, कभी व्यक्ति काम पर ऑफिस में गया, अपना काम स्टार्ट किया, लेकिन अचानक कुछ हो जाता है, वो तनावग्रस्त महसूस करता है। देखिए, उसका असर काम पे भी दिखता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऑफकोर्स दिखेगा कि गलती किसी की और हो, और मतलब जैसे ऑफिस, ये जो बहुत बड़ी कॉर्पोरेट में चलती है, ये चलती है ऑफिस पॉलिटिक्स को लेके, कि एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा कैपेबल है और परफॉर्म कर रहा है, बट उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट लेना होता है। ये भी एक कर्मा का पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा। मैं लोगों को सिखाता भी हूँ अपने कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग में, जो एक्सपर्ट हीलिंग हमारी कोर्स है, उसमें मैं लोगों को सिखाता भी हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे इससे बचें, है ना, इस तरह के एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से, और किस तरह से आप इस प्रेशर को कम करें। यानी कि आप अपनी एनर्जी लेवल को किस लेवल तक लेके जाएं ताकि इस तरह के हर्डल्स आपके लाइफ में ना आए। ये जो चैलेंज है, बहुत बड़ी चैलेंज है अपने आप में। ऑफिस पॉलिटिक्स पे आपका कंट्रोल नहीं है। जब भी आपका एनर्जी लेवल लो होता है तो इस तरह की पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है आपके साथ। और आप कभी भी ध्यान रखें, इसमें आप रिएक्ट ना करें, रादर रिस्पॉन्ड करें और फिगर आउट करें कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। कई प्रोफेशनल है जो आपको गाइड कर सकते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से फ्री में हमारे साथ जुड़ के भी ये सवाल को रख सकते हैं, तो आपकी सिचुएशन को समझते हुए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग सिचुएशन होता है, और उनकी सिचुएशन को समझते हुए हम उनको गाइड कर सकते हैं। सर, एक और है डिजिटल लाइफ। आजकल जो चल रहा है, हर किसी हाथ में फोन है, मोबाइल है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, इससे भी तमाम किस्म के तनाव क्रिएट होते हैं। इससे हम कैसे दूर, इसको कैसे कम करें? बहुत अच्छा आपने प्रश्न बताया, क्योंकि ये इनविजिबल जो दिखती नहीं है एनर्जी, उसको हम महसूस कर सकते हैं, है ना। अब इसका कोई एविडेंस नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एमिट करते हैं रेडिएशन, ये सभी को पता है। रेडिएशन यानी कि आपकी घर की एनर्जी किस लेवल की है, इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आयन टेस्टर मिल जाएगा इजीली। आप अपनी एनर्जी को आयन टेस्टर के माध्यम से चेक करिए। आप एसी के पास लेके जाइए, देखिए आयन टेस्टर क्या है। रेडिएशन है, रेडिएशन कारण तो स्ट्रेस होगी आपको, क्योंकि हम सभी लोग सराउंडेड हैं मल्टीपल एनर्जी सोर्स से। इसको कम करने का तरीका नेचुरली सिर्फ दो ही है। क्या? वो भी नेचुरल आपको चीजों से कर सकते हैं। पहला है कि सॉल्ट लैंप आती है, जो पिंक सॉल्ट लैंप आती है, रॉक सॉल्ट जिससे कहते हैं। अगर मेरे पास होगा तो शायद मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा। ये इस तरह की कुछ लैंप आती है जो रेडिएशन को कट करता है, यानी कि जो एमिट करती है एनर्जी, वो एनर्जी को बैलेंस करने में काम करती है।
तो ये देखेंगे आप, यहाँ इंडिया में बहुत कम आपको दिखेगा, लेकिन फॉरेन कंट्री में हर जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वहां पे ये लैंप लगी हुई। यहाँ के लिए ये कुछ, क्योंकि ये भी एनर्जी का काम करती है, तो जी। एनर्जी को समझने वाले जी थोड़े से कम लोग हैं, बट ये एक नेचुरल सोर्स है। और दूसरा, इस तरह की रेडिएशन को या किसी भी तरह की एनर्जी को ब्रेक करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को कन्वर्ट अगर करनी हो, तो उसमें तुलसी, आपको पता होगा, तुलसी का पौधा जाता है। हाँ, तुलसी का पौधा। तो तुलसी के पौधे से, अगर आपको लगता है कि तुलसी के पौधे आप नहीं लगा सकते हैं, वैसी जगह आपके पास नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाता है और उसका काफी देखरेख करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो वो सूख जाती है या मुरझा जाती है। आप तुलसी के पत्ते को जी थोड़े पानी में, कुछ पत्ते को पानी में, कांच की बॉल में ला के रख दीजिए, वो जीवित रहेगा, मतलब फ्रेश रहेगा। जी और एवरीडे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आज सुबह लाए तो शाम तक कोई भी फ्लावर को वाटर में डाल देंगे तो वो मुरझाएगा नहीं। बिल्कुल। वो पत्ते से जो एनर्जी मिलेगी वो सारे नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव कर देगी। इवन मोबाइल में अगर आप तुलसी का पत्ता लगा दें, अच्छा। जैसे मोबाइल कवर को लगाते हैं, मैं तो नहीं लगाता हूँ, कोई मोबाइल कवर लगाता है और कवर के अंदर एक तुलसी का लीफ खाली डाल दे, तो इससे जो रेडिएशन के कारण प्रभाव पड़ रही है, स्ट्रेस हमारा बढ़ रहा है या हेल्थ पे जो प्रभाव पड़ रही है, वो कम हो जाएगी। करना क्या है, डेली तुलसी के पत्ते के लिए आपको पैसे भी नहीं देना, हाँ बिल्कुल। किसी भी पेड़ से आप एक पत्ते तो तोड़ ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये निःशुल्क सॉल्यूशंस है इस तरह की स्ट्रेस को कम करने के लिए। सर ये तो ये होगा, और मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ आपसे, दिन की शुरुआत होती है, हम सो के उठते हैं, पॉजिटिवनेस कैसे है हमारे अंदर और पॉजिटिव एनर्जी कैसे हम क्रिएट करके उसके अपने जो नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़े, इसको कैसे कर सकते देखिए, दिन की शुरुआत करने के लिए इसको कहते हैं मी टाइम। हैं? जब सुबह सुबह आप उठते हैं, जगते हैं, तो मी टाइम यानी कि आप अपने आप से प्यार करिए। अधिकांश लोग देखेंगे वो क्या करेंगे, सुबह उठते ही घड़ी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे चार्ज है कि नहीं, न्यूज लगाएंगे, जैसे आपके चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स के, वो बताते ही हैं कि मॉर्निंग का ये न्यूज, ये लगाएंगे। या कोई सडन उनका कुछ मीटिंग्स है तो लग गए अपने रूटीन में, जैसे कपड़े अरेंज है या नहीं, शावर वगैरह, पूजा पाठ, जैसा जिसका जो रूटीन रहता है वो रूटीन में। या कुछ लोग आप देखेंगे कि शावर लेने के बाद सीधा मंदिर भाग जाते हैं या मस्जिद भाग जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि सुबह उठते उठते 2 से 5 मिनट आप खुद से बात करें, कुछ ना करें। इसको कहते हैं कॉन्टेम्पलेशन मेडिटेशन, यानी कि चिंता को चिंतन में कन्वर्ट करना। कि आप जो उठे हैं फ्रेश माइंड से उठे, चिंतन में कन्वर्ट करिए, अपने आप को याद करिए कि ईश्वर ने जो आपको आज का दिन दिया है, यहाँ आज के दिन संकल्प लीजिए, आज के दिन हम किसी भी प्रकार की एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि व्यर्थ नहीं जाने देंगे, खास करके अपनी एनर्जी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सुबह सुबह उठते अगर आपने ये संकल्प लिया तो मैं वादा करता हूँ थ्रू आउट द डे आप एनर्जाइज रहेंगे। एनर्जी वेस्ट कहाँ कहाँ होती है, इसको हम एनर्जी लीकेज भी कहते हैं। कहाँ कहाँ होती है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी न्यूज जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक प्रोग्राम सी हो जाती है, बिलीफ सी हो जाती है कि ऐसा होता है। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भी बनाते हैं, और कुछ ऐसे आपको इंटरेस्टिंग विषय पे आपके सामने स्क्रीन के सामने आएंगी जिसपे आप मजबूर हो जाएंगे, टाइम नहीं है तो भी आप एक 30 सेकंड या 40 सेकंड दे देंगे। तो इन सब चीजों से कम 2 से 5 मिनट दूर रहें। और एक कॉन्टेम्पलेशन मेडिटेशन आती है जिसमें कुछ नहीं करना होता है। ये मेडिटेशन आपको सीखने की भी जरूरत नहीं है, बस आंख बंद करिए, जिस पोस्चर में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आप जिस पोस्चर में है उसी पोस्चर में, इसके लिए कोई पोस्चर की भी जरूरत नहीं है, उसी पोस्चर में बैठे रहें और आप अनुभव करें सराउंडिंग में आपके। पहले तो एक्सटर्नल आप देखें कि नॉइज आने दें कि कितने दूर की नॉइज आपके कानों में आ रही है। महज ये 2 से 5 मिनट होगा और आपने इतना कर लिया तो पूरी दिन एनर्जाइज रहेंगे। आप पहले देखो 100 फीट दूर से क्या आपको आ रही है आवाज, फिर धीरे धीरे रिड्यूस करो, 100 से कम करके 95 ले आओ, फिर 50 ले आओ, फिर 50 से धीरे धीरे कम की, उसको समझना है, फील करना है। 50 से 40, 40 से 30, 30 से अगेन 20, 20 से 10, 10 से 5, 5 से 0। अब जब ये जो प्रोसेस आप करोगे, इसको कहते हैं कॉन्टेम्पलेशन मेडिटेशन। जब आप ये प्रोसेस करोगे तो आप
खुद महसूस करोगे ये 2 से 5 मिनट के अंदर ही जो बाहर की आपको आवाज आ रही थी, जो जी, बाहर की दुनिया में शोर आपको लग रहा था, जी, या आपके घर के मेंबर्स या सराउंडिंग में जो चीजें चल रही थी, वो हलचल बंद हो जाएगी और आपको आपका दिल की धड़कन खुद की अपनी धड़कन सुनाई देगी, उसकी आवाज सुनाई देगी, उसकी वाइब्रेशन सुनाई देगी। ये मेडिटेशन अपने आप में अद्भुत है। और ये मेडिटेशन किया करते थे गौतम बुद्ध, अच्छा, श्री जो जी, सम्राट, अपने सब कुछ जी, कहते हैं ना, आदमी पैसे के लिए बहुत कुछ करता है, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया सिर्फ शांति के लिए। जी, तो पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, और पीस ऑफ माइंड के लिए ये मेडिटेशन कोई भी इंसान करे। इसमें कोई चैंटिंग नहीं, कोई मंत्रा नहीं, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ब्रीदिंग अपने आप से सेटल हो गई है, रिदमिक वे में आ गई है, जी। और आप अपनी ऑर्गन्स की साउंड्स को सुन पाएंगे। तो इसको हमारे, मैं जब पढ़ता था स्कूल में, तो हमारे मैथ के सर थे, तो रिवर्स काउंटिंग कहते थे। रिवर्स काउंट, रिवर्स काउंटिंग, अगर कहीं आपको आवेश आ गया, रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दो, शांत हो जाओगे। तो उसमें तो स्ट्रेस हो जाएगा। रिवर्स काउंटिंग में स्ट्रेस हो जाएगा। अच्छा, रिवर्स काउंटिंग बोला, ओके, तब तो दिमाग हमारा एक्टिव हो जाता है, अलर्ट हो जाती है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि कैसे हम अपने तनाव को दिन भर दूर करें। तो तनाव को दूर करने की यहाँ पे हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने रिवर्स नहीं किया, हमने रिवर्स कुछ नहीं किया। हमने क्या किया कि हमारे ब्रेन जहां जहां हमारी एनर्जी जहां जहां जाती है, कहाँ जाती है? सराउंडिंग में कोई आवाज आई, घर में कोई बर्तन ऐसे गिरा दिया, कोई ग्लास तोड़ दी, बच्चे चिल्ला दिए, दिमाग जाता है, तो हमें बहुत गुस्सा आता है, क्या सुबह सुबह लगा के रखे हो। बिल्कुल। तो अगर आप इस मेडिटेशन को करेंगे तो इस तरह की जो नॉइज है, ये आपको कोई, अब किसी किसी को जैसे छिपकली से डर लगता है, सुबह सुबह उठे और छिपकली उसको दिख गई, जी, जी, है ना, तो अब वो छिपकली के बारे में दिन भर सोचते रहेगा, कहीं वो फिर तो नहीं आ जाए। तो ये भी एक तनाव का कारण है। ऐसे तनाव से आपको क्या करना है? जिस चीज से आप स्केप करेंगे वो चीजें आपको उतना ही पीछे करेगी। आपको करना क्या है? आंख बंद करके पूरी छिपकली की लेयर देखनी, दूर तक। धीरे धीरे जब अपने करीब आ जाओगे तो वो छिपकली आपको नहीं दिखेगी, आप खुद देखेंगे। कहने का मतलब यही था कि आप अपने आप को खुद को देखोगे कि आप बड़े हो छिपकली से। सर, ऐसा इसमें अभी तो आपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ सुबह से शुरुआत की बात करी। अब अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारा आत्मविश्वास कभी दिख जाता है, उसको बढ़ाने के लिए, खुद पर भरोसा बढ़ाने के लिए कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं आपको मेडिटेशन? कोई आसन नहीं है आत्मविश्वास को बढ़ाने। जो कहता है वो झूठ कहता है। तरीका यही है कि आपके माइंड में जो स्टोर हुई है, आत्मविश्वास आपकी तभी बढ़ेगी जब आप अपने माइंड को रिबूट कर पाएंगे। वो माइंड को रिबूट करने का तरीका एक अलग प्रोसेस है, वो जो एक हमारे पार्ट है कोर्स का, वो यहाँ पे मैं एलोबरेट करके नहीं बता पाऊँ, टाइम बहुत शॉर्ट है, अदरवाइज मैं जरूर बता देता। बट इतना कहना चाहूंगा कि आपको आपकी अपनी स्टोरी लिखनी है। किसी भी चीज को लेके अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहे हैं, तो आपको अपनी स्टोरी पीस ऑफ पेपर में लिख लेना है, आपकी खुद की स्टोरी, कि ओके, आप अगर परेशान है तो क्यों परेशान है, कि आपके साथ क्या क्या हुआ, पूरी अपनी हिस्ट्री कहते हैं ना, वो लिख दो, स्टार्टिंग से कहां से क्या आपको दिक्कतें आ रही, और उसको पढ़ो। पढ़ने के बाद आप उसको मैच बॉक्स से, जब पढ़ के हो गया ना, आप समझ ली, मैच बॉक्स से पढ़ो और जला के उसको ट्रैश कर दो, फ्लश कर दो, या फिर किसी पेड़ के नीचे आप डाल दो, यानी कि पूरी की पूरी हमने डिस्ट्रॉय कर दी। तो इससे क्या होता है, जो मेमोरी आपकी स्टोर है, ये मेमोरी को आपने क्या किया? बर्न कर दिया। तो आपकी एक बिलीफ नहीं हो गई कि ये मेमोरी हमारी नहीं। अब वो जो सिचुएशन जो आपने लिखा है आएगा, तो इस सिचुएशन में आप ट्रिगर नहीं हो। मेरा ये जो सवाल था सर, इसके लिए है कि आदमी कभी कभी खुद पर भरोसा नहीं होता, उसका आत्मविश्वास गिर जाता है और कोई बड़ा फैसला लेने से डरता है। ऐसे डरने में कोई क्यों डरता है कि मैंने फैसला ले लिया था, मुझसे नुकसान हो गया, आर्थिक, सामाजिक, तो डर ही तो ये आत्मविश्वास दिखता है। और ऐसे में ये ऐसे जो असफलताएं होती है, वो व्यक्ति को अपने आप को खत्म करने भी सिचुएशन तक ले आता है। वो सिचुएशन रोकने के लिए क्या है, आप मेडिटेशन करते हैं, कैसे सहायता करते हैं? देखिए, इस तरह के अगर जब थॉट आए तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको तब तक क्लैप करते रहना है जोर जोर से, जब तक कि आपकी पूरी जो एनर्जी है फिंगर्स की, जैसे आप देखेंगे क्लैप करते हैं तो वाइब्रेशन चेंज होता है इंटरनल साउंड के द्वारा,
और पूरी फोकस आपकी ये रहती है। मैं जो कह रहा हूँ कि जोर से, मतलब आप खुद को गुस्से में क्या करते हैं, हम किसी को हेट करते हैं, किसी के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, तो अभी किसी और के ऊपर फ्रस्ट्रेशन ना निकाल के हम अपने ऊपर ही निकालेंगे। अच्छा, और जब आप अपने ऊपर निकालेंगे तो अपने आप को कैसे मारेंगे? माने तरीका ये अभी वैसे यहाँ नहीं मार सकते, यही मारिए। अब एंशियंट टाइम मतलब पुराने जमाने में, अपने दादा अगर नाना की पीरियड में जाऊं, मतलब हर कोई, अगर मैं जिस एज में हूँ उस age में, तो उस टाइम में हुआ क्या करता था, उस टाइम में मन की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए लोग भक्ति भजन इसमें लीन रहते थे। जी जी, हाँ हाँ। आजकल Okay. आरती भी तो डिजिटल के द्वारा ही होती है, उधर म्यूजिक चल रही है, इधर हम खाली लिप्स मूवमेंट कर रहे हैं, जस्ट लाइक शूटिंग कर रहे हैं, और भगवान को हम ऐसे दिखावा कर रहे हैं कि हम आपकी आरती कर रहे हैं। किसी को कोई मंत्रा संस्कृत का आता नहीं है, किसी को छोड़ दीजिए, बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो अपने प्रोफेशन के लिए कुछ भी बोल दिया, आप उसको बिलीव कर लिए कि ये सही। मैंने बहुत पंडितों को देखा सर, वो मंत्र उच्चारण होता है ना, उनको खुद को नहीं आता, सही मंत्र नहीं बोलना। वही कह रहा हूँ, कुछ भी बोलेंगे आपको भी, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको नहीं आता है वो चीज, आप समझ रहे हैं। तो इस सिचुएशन से आत्मशक्ति को बढ़ाने का यही एक तरीका है। आप जो कह रहे हैं फियर के कारण आपकी विल पावर या आपका डिसीजन, या यू कह लें कि आपको फ्रस्ट्रेशन जो कुछ भी होती है, आपके अंदर जो बिहेवियर चेंजेस आती हैं, ये सारे फियर के कारण आती है। मतलब इनसिक्योरिटी, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, इसलिए आप ऐसा करते हैं। ये आत्मविश्वास गिर जाता है, क्योंकि लगातार वो जो उसके फैसले होते हैं उसमें कहीं रोड़ा दिखता है। बर्थ से लेके डेथ तक, इसमें मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा सर, कि बर्थ से लेके डेथ तक, अभी तक जो कोई भी इंसान जन्म लेता है, क्या वो अपना सारा अरेंजमेंट कर लेता है? बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं। अब किसी बच्चे की जन्म हुई तो क्या वो अपना खाना तैयार कर लेता है? नहीं, माँ देगी उसको। मदर मिल्क ऑटोमेटिकली आता है, कैसे आता है? माँ भी मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, माँ बच्चे को सिर्फ जन्म दे दी है, अपने आप बाय डिफॉल्ट मदर मिल्क आ जाता है उस बच्चे को केयर करने के लिए। बच्चा जब छोटा से थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मदर मिल्क अपने आप डिसअपेयर हो जाती है, होती कि नहीं होती? फिर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है उसको खाना खिलाना। जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर समझदार हो जाता है, तब वो खुद से खाना शुरू कर देता है। फिर वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, और कॉलेज जाने के बाद मकसद यही रहती है पैसा कमाना है और सरवाइव करना है, तो फिर वो अपने पैसे से सरवाइव करना शुरू कर देता है, और उसे लगता है कि मैं कमा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। क्या ये सच्चाई है? नहीं, तो विधान जो लिखा हुआ है उसी का होगा। आप कमा रहे हैं, आप खा रहे हैं, अरे आपको खिलाने वाला तो किसान है जो खेतों में मेहनत करके अपने पेट भरने के लिए जो बेस्ट अनाज होता है वो बेच देता है। आप खा रहे हैं, क्या आप पैसे से खरीद सकते हैं किसान को? नहीं। क्या पैसे से आप ग्रो कर सकते हैं, आप जो प्रोफेशन करते हैं? तो मैं तो कहूंगा कि सबसे बड़ा भगवान हमारे किसान है इस देश के, जिन्होंने हम सभी को जिंदा रखा है। यस। और जब किसान के साथ ऐसी सिचुएशन आती है, कभी न्यूज में आपके चैनल के माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से सुनता हूं, तो मेरा दिल दहल जाता है। ऐसे किसान से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी विचार अगर आपके मन में आ रही है तो इस चैनल के माध्यम से आप हमसे 1-to-1 बात कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को डीपली समझ के उसका सॉल्यूशन दे सकता हूं, क्योंकि जान लेना खुद की ये सॉल्यूशन नहीं है, ये है भागना। यानी कि आप कमजोर, तो आप कमजोर क्यों हैं? जब मैं बैठा हूं आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपकी विल पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए। जो विल पावर की मैं बात कर रहा हूं, आपने भी यही प्रश्न किया कि विल पावर को कैसे स्ट्रांग करें। विल पावर को स्ट्रांग करने का मतलब यही है कि आप जो करते हैं ना उससे बिलीव करें। मैं सही हूं, आप सही हैं या गलत हैं वो छोड़ दें। अच्छा, आप ये ना कहें कि मैं सही हूं, क्योंकि आप जो करते हैं आप कर नहीं रहे हैं, आपके द्वारा हो रहा है, करा कोई और रहा है, कर कोई और रहा है, सब कुछ प्रीडेस्टिनी है। तो आप जो कर रहे हैं वो सरेंडर कर दो अपने आप को, जो हो रहा है वो सब सही हो रहा है। जिस दिन ये भाव आ गई उस दिन विल पावर आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और कोई क्रिया करने की, कोई योगा करने की, कोई कपालभाति या वगैरह वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप जो मानोगे वो होगा। अच्छा, आप जो मानोगे वही होगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूंगा। जो सन्यासी या आप कह लें कि अघोरी लोग होते हैं, उनका आत्मविश्वास कितना स्ट्रांग रहता है।
ना बर्फ में कंबल की जरूरत है, कुछ नहीं मिला। नशे में धुत, नशे मतलब जो भी उनको एक हाँ। आदतें हैं जो साधना के दौरान उन्होंने किया एक पैटर्न पकड़ ली, वो नशा हो गया, उनका नशा हो गया। उनका एक नशा हो गया, और लीन हो गया, वो भी एक नशा है अपने आप। जी। जो हमारे बहुत बड़े रजनीश ओशो जी हाँ। क्या करते थे, मैं उनकी बहुत मतलब बुक्स पढ़ा हूँ, बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ। मुझे एक उनकी बहुत बात सही लगी। वो हमेशा यही कहते थे कि तुम अपने आप को ढूंढ लो, दुनिया अपने आप मिल जाएगी। तुम दुनिया को दुनिया में ढूंढते जाओगे, दुनिया खत्म नहीं आप होगी, खो जाओगे, क्योंकि सब पूरी दुनिया लगी है दुनिया को ढूंढने में। यस यस, तुम अकेले नहीं हो, तो तुम स्वयं को ढूंढ लो, दुनिया तुम्हारे अंदर ही है, तुम दुनिया को जान जाओगे। और जो हो रहा है वो एक्सेप्ट करो एज इट इज। तो उन्होंने एक किताबें शायद लिखी थी, वो किताबें मैं पढ़ा भी था, संभोग से समाधि की ओर। हाँ। तो यहाँ जो शब्द संभोग लग गई तो यहाँ दिमाग में पहले ही आदमी की घंटी बज जाती है। संभोग का मतलब है अटैचमेंट। उनका मैसेज जो था अटैचमेंट, कि आप जो क्रिया कर रहे हो उसमें इतने लीन हो जाओ कि अपने आप में समाधि की ओर उस भोग में अपने आप को लिप्त कर लो। यही तो है आपका विल पावर। विल पावर कब डगमगाता है? जब आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं रहता है। कि सपोज मैं, ये पेन है, अभी लिख रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट या साइन कर रहा हूँ, आपके मन में एक डाउट क्रिएट हुआ कि ये जो साइन कर रहा हूँ, ये पेन कहीं ऐसा ना हो कि हमें, हाँ, तो हम क्या करते हैं, पेन को पहले हम चला के देख लेते हैं, और फिर चलाने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है जब हम साइन कर रहे होते हैं तभी वो रुक जाती है। जी जी। ऐसा क्यों हुआ? जिस पेन में स्याही नहीं है, अगर आपने बिलीव कर ली कि इससे मैं लिखूंगा तो उतने कम से कम मैं लिख पाऊंगा जितने मुझे सिग्नेचर की जरूरत है, और हो जाएगी। यकीन मानिए, कभी भी किसी पेन की इंक उस लेवल तक एंड नहीं होती जो आपको साइन न करने दे। ये हमारी एनर्जी है, हमारी वाइब्रेशन जो हम वहां तक लेके जाते हैं, वही है विल पावर। वो विल पावर वही डाउन हो जाती है। आपको खुद पे भरोसा होना शुरू हो गया तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। सर, ये तो आत्मविश्वास बढ़ाने की और आत्मविश्वास की बात हुई। वर्तमान समय में हर कोई परिवार में, छोटा परिवार है या बड़ा परिवार, उस परिवार को लेकर जीता है। परिवार में भी कलह क्लेश अलग अलग किसी के होते हैं जो तनाव क्रिएट करते हैं। उस सिचुएशन से अपने आप को कैसे बाहर निकालना? सवाल थोड़ा सा कठिन है, सरल भी है। देखिए, पूरी आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में जितने लोग सुन रहे हैं, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इस टॉपिक पे, आज दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, जिसको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, सेल्फ हार्मिंग जैसी टेंडेंसी आ रही, इस चैनल के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपके प्रश्न को लूंगा और आपको वादा करता हूं कि इस जोन से बाहर निकालूंगा। ऐसी आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है, सेल्फ हार्मिंग थिंकिंग है, या इवन सुसाइडल थॉट्स आते हैं किसी भी रीजन से, मैं वादा करता हूं कि आपको इससे बाहर निकालूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जो भी कारण है उस कारण से बाहर आने का आपको मार्गदर्शन करूं, रास्ता बताऊं, और साथ ही साथ मैं अगर कुछ कर पाऊंगा एनर्जी के द्वारा बैठे बैठे यहाँ से, तो डेफिनेटली वो भी करूंगा। आप उससे बाहर आ सकते हैं। ये जीवन इसका कोई कीमत नहीं है। अगर कोई गरीब से गरीब आदमी हो, उसको बोलना एक उंगली काट के देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा। वो भीख मांग रहा है, उसको बोला तू भीख मांग रहा है, ओके, मैं तेरे को इस फिंगर का 50,000 रुपये दूंगा। कुछ नहीं है। या एकदम नशेड़ी जिसका जो पागल आदमी है, उसको बोलना कि ये फिंगर मुझे तेरा चाहिए, ऐसा चौपर लेके जा, मेरे को देगा क्या? आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज। तो जब आपकी उंगली की कीमत 1 लाख में आप नहीं बेच सकते हैं क्या? नहीं। आपकी उंगली की कीमत 1 लाख है, तो कितने ऑर्गन्स ईश्वर ने आपको इस शरीर में दिया है जो आपकी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। तो आप इस पे अपना ओनरशिप क्यों क्लेम कर रहे हैं जो आपकी नहीं है? और आपकी ना होते हुए कोई बोले कि मैं आंख निकाल के लूंगा, तुमको 50 लाख दूंगा, देंगे क्या? बिल्कुल। ये अंधा आदमी बोले हाँ लेके जा, लेकिन जिसको दिखता है वो तो बिल्कुल नहीं करेगा, मेरा मानना है। अब मजबूरी में कोई कर ले, बोले ठीक है 2 आंख है, 1 आंख कर ले, तो एक्सेप्शनल, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं करेंगे। बट कुल मिला के आप समझिए कि जीवन इतना अमूल्य है,
बिल्कुल। तो कैसे इतनी बड़ी साहस कर लेते हैं? थोड़ी साहस करो, हमारे चैनल पे आओ, ओपी सर आप से कनेक्ट करवा रहे हैं, और मैं मेरी अपनी एक्सपर्टीज आपके ऊपर इस्तेमाल करके आपके इसको रीजन तो बाहर निकालूंगा। जी जी सर, एक सूरत से ही एक दूसरे दर्शक है, राहुल जी। उनका कहना है कर्म बड़ा है या धर्म? धर्म बड़ा है या कर्म? क्योंकि आजकल देखे पूरे हर जगह धर्म 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 उन्माद में भी आ चुका है। इन्होंने इतनी बड़ी सवाल पूछ दी है जी जिसका जवाब मैं अभी नहीं देना चाहूंगा, बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैं जी, बता ही दूं। संतोष से उनको मिल जाए। कर्म ही धर्म है, जो आप कर रहे हैं वही धर्म है, और धर्म ही कर्म है। आप अगर हिंदू घर में है, मतलब हिंदू घर में आपकी जन्म हुई है, जी तो आप अगर नमाज पढ़ेंगे तो ये कर्म है कि धर्म है? पहले इस सवाल का जवाब देते हैं, फिर मैं उनको समझा दूंगा। कर्म ही धर्म है, आप जो कर रहे हैं वही धर्म है, और धर्म ही कर्म है। इसको समझने के लिए, समझाने के लिए समय लगेगा, और उनको मुझसे मिलना होगा, कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरी, जिसपे लंबी डिबेट चलेगी। तो राहुल जी, कभी हम डिबेट्स करेंगे, और उस डिबेट्स में मतलब जूम के जरिए हमारी कोशिश रहेगी कि उनको लाइव हम बता पाए कि धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है। मैं ये नहीं बताऊंगा क्या बड़ा है, वो खुद बोलेंगे आप क्या बड़ा है, वो खुद ही फैसला लेंगे, वो खुद ही फैसला लेंगे अब क्या। मतलब ये मेरा प्रश्न था और मैं उत्तर पा चुका हूं। तो राहुल जी, सर ने कहा कि आप कभी उनसे मिलिए, या हमारे चैनल के माध्यम से जूम की मीटिंग अरेंज कर लीजिए। उस जूम में हम लाइव की टॉप। राहुल जी को चश्मा लग गया होगा, उनको सिर्फ यही एक मैसेज देना चाहूंगा मैं, कि आप अपने गुस्सों पे कंट्रोल करिए। ये गुस्सा कई बार आपको बहुत बड़े नुकसान में डाल सकता है, और शायद आपने अनुभव भी किया होगा, मुझे पता नहीं। ये सिर्फ एनर्जी के द्वारा मैंने आपको रीड करके आपके चैनल के माध्यम से आपको मैसेज दे रहा हूँ कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, क्योंकि यही गुस्सा आपको ऊपर ले जाएगा और नीचे भी ला सकता है। गुस्सा जो आपने कहा, गुस्सा मुझे भी कभी कभी आता है, आवेश में मैं कुछ भी कर बैठता हूँ, कभी कभी इतना आवेश दे जाता हूँ कि अपना ही नुकसान कर बैठता हूँ। तो इसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया, कैसे? ये मेरे साथ भी होता था। गुस्से के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए? हाँ, ये कंट्रोल आपने कहा, कंट्रोल करिए, धीरे कम करिए, फिर छोड़ दीजिए उसको, तो कैसे करूं? गुस्सा एक एनर्जी है, फायर कहते हैं। गुस्सा आया मतलब एक आपके अंदर एग्रेशन आई, ये काइंड ऑफ एनर्जी है ना। अब समझिए आग लगी है, आग के ऊपर कंट्रोल पाना है, आग को बुझाना है या आग को डाइवर्ट करना है? कंट्रोल करना है उसके ऊपर। एनर्जी को आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो फिर ऊपर से आ जाएगा। आज मैंने डिस्ट्रॉय कर दी, समझो कि फायर आई, तो फायर एक एनर्जी है, तो फायर ब्रिगेड वाले पानी डाल देते, क्या कल वहां पे आग नहीं लग सकती है? बिल्कुल लगेगी। तो हमेशा आदमी गलती यही करता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बजाय कि उसको डाइवर्ट कर दें। जब डाइवर्ट कर देंगे तो दिशा पकड़ लेगी। अब बताइए, पानी पहाड़ों से जाती है, जंगलों से जाती है, अलग अलग जगह से जाती है, क्या उसको गुस्सा नहीं आता होगा कि वो अपना रास्ता ढूंढने के लिए कार्विंग करता है पहाड़ों का, जी हाँ, कार्विंग करता है जंगलों का, और इंसान वहां पे फिर वो कुछ बांध खड़ा कर देता है, उसको गुस्सा नहीं आएगा? मेरा रास्ता बनाया था। तो गुस्सा को खत्म करने का एक ही तरीका है, गुस्सा को आप चैनलाइज कर दीजिए, यानी कि आपकी जो मूवमेंट है ना उसको डाइवर्ट कर दीजिए। जिस किसी भी सिचुएशन पे आपको गुस्सा आता है, आपने सेल्फ रियलाइज किया कि मुझे गुस्सा आता है, तो जिस किसी भी कारण से आपको गुस्सा आता है, आप उस कारण को डाइवर्ट कर दें। नहीं, चलिए उदाहरण के तौर पर फिर मैं आपको समझाता हूँ। बारिश के टाइम में हम भीगते हैं, हाँ, हमको गुस्सा आता है? नहीं, वो तो सही से सर, वो बरसात हो रही है तो भीगेंगे। अब जैसे हम अभी यहाँ पे खड़े हैं और कोई हमारे ऊपर पानी डाल दे, तो गुस्सा आएगा, स्वाभाविक आएगा जी, बिल्कुल आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने थॉट्स को, गुस्सा को कम करने गए, अपने थॉट्स को कन्वर्ट कर लेंगे कि ये बारिश की पानी, मान लेंगे बरसात पानी, बारिश की पानी। या हो सकता है कि कोई पागल व्यक्ति होगा जो ऐसे कर दिया हो,
आप समझ रहे हैं? अपने बच्चे जब गोद में छोटे बच्चे होते हैं, अगर गलती से पेशाब कर दिया, सुसु कर दिया, तो गुस्सा आता है? नहीं नहीं आता। नहीं। वही दूसरे के बच्चे जब दूर से भी अगर आपको छींटे भी पड़ जाए तो कितना गुस्सा आता है। बिल्कुल। तो गुस्सा आने का मतलब ये है कि आप उस चीज से प्यार नहीं कर, जिस पे आपको आ रहा है, उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो बदलाव को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, एक्सेप्ट कब करोगे? जब उससे आपका अटैचमेंट रहेगा। अटैचमेंट कब होगी? जब आप अपना समझेंगे। तो ये पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में सब अपना है। मुझे गुस्सा आता है, मैं यही करता हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं अपने मन को, अपने थॉट्स को चैनलाइज करता हूँ, कन्वर्ट कर, डाइवर्ट कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, ये बारिश की होगी, ये हमारे लिए हमारा कुछ कार्मिक होगा, ये हमारे साथ होना ही होगा, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। गुस्सा तब आता है जब हम एक्सेप्ट नहीं करते। आई होप कि आपको आंसर आपकी मिली होगी। नहीं, बिल्कुल मिल गया सर, लेकिन वह समय बांध रहा है हमको। बहुत अच्छा विषय था आज का, और आप सभी दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करें चैनल के माध्यम से, जो आपको फ्री कंसल्टेशन दिया जा रहा है, यानी कि हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारे एक दर्शक हो चुके हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा सुभाष जी कि आप अगले रविवार का इंतजार करें। समय खत्म हो गया है। आपका समय, आपका प्रश्न हो सकता है गंभीर हो, बड़ा आंसर चाहे और शॉर्ट में कुछ सुनना, आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। कमेंट में लिख दीजिए, अगली बार हम शेयर करेंगे, हम उसे अगले एपिसोड में कवर करेंगे। तो आज का विषय तो तनाव था। तनाव से आदमी अपने आप को कैसे निकाले बाहर, तनावग्रस्त ना रह के वो चिंता मुक्त होकर अपने आप को एनर्जाइज महसूस करे। इंटरनल तनाव पे कंट्रोल हम कर सकते हैं कई बार, बट एक्सटर्नल तनाव जानलेवा होता है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज लाता है। वो या तो मरेगा या मारेगा इस सिचुएशन में, डू एंड डाई, या तो मैं मरूंगा या मारूंगा। तो ऐसे तनाव को समझने के लिए बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। अगले किसी कोई पार्टिसिपेंट का होगा तो उनके स्ट्रेस लेवल को समझ के कि इंटरनल है एक्सटर्नल, जब गाइड करेंगे तो सभी दर्शकों को मालूम पड़ जाएगा। तो अगले जो रविवार को हम किसी और विषय के साथ में प्रस्तुत होंगे आपके सामने, और हो सकता है कि हमारे एक जो सहयोगी है सर के, वो खुद आए अगले अपने विषय को लेकर के। इनकी जो टीम है उसमें कभी इनका सर नहीं, अगले विषय में वो भी मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। अगले एपिसोड में अगले संडे को हम आ रहे हैं मैरिज कंपैटिबिलिटी, यानी कि रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्यों आ रही है और उसका सॉल्यूशंस क्या है। इस टॉपिक्स पे हमारे जो हीलर्स हैं, हमारे जो कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स हैं, वो आएंगे और वो एक्सप्लेन करेंगे कि कंपैटिबिलिटी इशू के कारण जो चैलेंजेस आती हैं वो क्या क्या आती हैं, उसको कैसे हील करें। विवाह संबंध में विच्छेद या तनाव, पारिवारिक संबंध क्यों आता है, इस विषय को लेकर हम अगली बार आएंगे। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और लोगों को अपने मित्रों को, अपने जो आपके समीप है, आसपास है, उनको इसे जोड़ें ताकि वो भी अपनी समस्या का समाधान पा सके। आज के लिए बस इतना ही। मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ, और आप लोग को भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना समय निकाला और इस कार्यक्रम को सुना। नमस्कार।